जाओगे उचाना भी? उचाना वाले भी तैयार बैठे हैं। उचाना वालों ने तो इंतजार कर रही है दुष्यंत कब ये ऐलान करे मैं लड़ूं, फिर मैं इनकी लड़क फड़क बैठन खातिर ऐसा ला करके खड़ी करूंगा, इनकी गांठ बन देगा। कहता 100 करोड़ से ज्यादा रुपया 15,000 रुपया वोट का देकर के भी मुझे हराने का प्रयास किया कि अगर 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री ने काले कानून वापस नहीं लिए तो 27 को विधानसभा से इस्तीफा देकर के किसानों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। मुझे एक शादी में मिल गया था, मैंने उससे पूछा था बीजेपी में टिकट तो मिल जाएगी, कहने लगा नहीं मिलेगी तो किसी और के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाएंगे, ना मिले तो आप दे देना। मैंने कहा हमारे लिए टिकट इतनी सस्ती नहीं है, कहीं और जोर मारम का। मेरे घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है अभय सिंह तो मुझे हराने के लिए आया है। मैंने उससे पूछा तेरा नाम क्या है कि यहाँ पे? मगा तेरी क्या रिश्तेदारी है हरियाणा में? मगा रहने वाला जींद के एक गांव का है लेकिन कभी वहां रहा नहीं है। मैडम पिंकी तनोता जिंदाबाद, मैडम पिंकी तनोता जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे। पिंकी जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का इस जनसभा में स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पार्टियों के जो लोग हैं इनेलो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में? थोड़ा जोर से देखिए, हर रोज कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो इससे जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है वो बहुत ही मजबूती पकड़ रही है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ काफ़ी ऊंचा जा रहा है। तो जैसे जी आप बिनैन खाप से गांव से आती हो, बिनैन खाप के गांव से, तो आपको क्या कुछ लगता है बिनैन खाप का कितना योगदान आगे रहेगा? देखिए, आपको पता है कि बिनैन खाप 52 गांवों की एक बहुत बड़ी पंचायत है और उस पंचायत का जो मुखिया है वो गांव धनौदा का ही होता है और पंचायत भी गांव धनौदा में ही होती है। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि विधानसभा 2024 में जो भी विधायक आएगा वो बिनैन खाप का ही प्रतिनिधित्व आएगा। मैडम जी, जैसे नरवाना में अगर चुनाव है 2024 में, आपको क्या कुछ लगता है कि इनेलो पार्टी कितनी प्रोग्रेस करेगी? 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है वो इंडियन नेशनल लोकदल की ही साइड जाएगा। अच्छा जी। 90 की 90 विधानसभा जो सीटें हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल की खाते में ही जाएंगे। अगर बात करें जैसे धनौदा गांव से अगर बात करें इनेलो पार्टी की तरफ से पिंकी धनौदा का नाम सुर्खियों में है, आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले समय में आपको एक बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है? देखिए, जब इंडियन नेशनल लोकदल मेरे को जो पार्टी जिम्मेवारी सौंपेगी तो मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी में हूँ और जो भी पार्टी कार्यकर्ता के लिहाज से या प्रतिनिधित्व के लिहाज से मुझे देगी वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूँगी। जैसे अगर बात करें लोकसभा का चुनाव है मैडम जी, तो उसको लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है वो सिरसा पड़ता है और नरवाना ब्लॉक से हमने अभी वादा किया है चौधरी अभय सिंह जी से 50 से 60 हज़ार की लीड से हम उस जो हमारा लोकसभा का मेंबर आएगा उसको जिताएंगे। अच्छा जी। आखिरी में जो जनता है उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो जनता आपको देख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर बात करें इनेलो पार्टी में सिर्फ पिंकी धनौदा का नाम ही सुर्खियों में क्यों माना जा रहा है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, जो पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो जी जान से काम करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सुर्खियों में आएगा। अच्छा जी। तो आपकी तैयारियां फुल है जी, मतलब अगर आपको मेरी बड़ी तरफ से पूरी है? तैयारियां हैं और जो जिम्मेवारी मुझे मिलेगी तो मैं उसको निभाने की पूरी कोशिश करूंगी तन मन धन से। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आपके बीच में आपका ज़्यादा समय न लेकर के चंद बात आपके साथ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले भारतवर्ष के लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। सबसे बड़ा वायदा जो था, जो हमारा भविष्य है, जिसको हम युवा पीढ़ी कहते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे कहा था
कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। उसके साथ साथ आम आदमी का वोट कैसे मिले, गरीब आदमी कैसे प्रभावित हो, उसके लिए नारा दिया था कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में जमा कराऊंगा। जो काला धन विदेश के बैंकों में कांग्रेस के लोगों ने लंबे समय से लूट करके जमा कराया, उसको वापस लेकर के आऊंगा। किसान कैसे प्रभावित हो, किसान का वोट बीजेपी के पक्ष में कैसे है, उसके लिए कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा, एमएसपी का कानून बनाऊंगा। और फिर ये वायदा भी कर दिया था कि 2022 में किसान की फसल की आय 2 गुना कर दूंगा। आय 2 गुना करने की बजाय 3 काले कानून बनाए। 750 से ज़्यादा किसानों को शहादत देनी पड़ी। एक समय ऐसा भी आया था जब किसानों की तरफ से, नेताओं की तरफ से मांग की गई कि कोई भी राजनेता अगर हमारे मंच पे आना चाहता है तो पहले वो अपने पद छोड़ कर के आए। और जब मैं हजारों साथियों के साथ टीकरी के बॉर्डर पे गया तो वहाँ जो किसान नेता बैठे थे, उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा और कहा कि आज चौधरी देवीलाल हमारे बीच में होते तो फिर इस आंदोलन की रूपरेखा अलग होती। आज आंदोलन बहुत मजबूत हो जाता है। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी मंशा को समझता हूँ। मैंने उसी वक्त प्रेस के साथियों को बुलाया और उनके सामने कहा 26 जनवरी आने वाली थी और किसानों की तरफ से एक फैसला लिया हुआ था कि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर के तिरंगा लगा करके यात्रा निकालने का काम करेंगे। मैंने उनसे कहा कि अगर 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री ने काले कानून वापस नहीं लिए तो 27 को विधानसभा से इस्तीफा देकर के किसानों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। 26 जनवरी के दिन मैं भी उस तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था। दिल्ली के लोगों में भय का वातावरण बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई थी। वहाँ लोगों को ये कहा गया और बताया गया था कि किसान ट्रैक्टर पे चढ़ करके आएगा और दिल्ली लूट करके ले जाएगा। लेकिन जब हम दिल्ली पहुँचे तो लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। जगह जगह मिठाइयाँ बांट रहे थे, जगह जगह लंगर लगा करके ट्रैक्टर यात्रा का स्वागत हो रहा था। देश के प्रधानमंत्री को जब इस बात की जानकारी मिली कि दिल्ली के लोग किसानों का स्वागत कर रहे हैं तो फिर एक नया षड्यंत्र रचा और कहा कि किसी तरीके से इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, ये आंदोलन खत्म हो, लोगों में आपस के अंदर भेदभाव बढ़ाएं। इसलिए साथियों, शाम होते होते दिल्ली में टेलीविज़न के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें चलाई गई। ये कहा गया कि खालिस्तानी इस यात्रा में आए थे और लाल किले पे तिरंगे का अपमान करके खालिस्तान का झंडा तिरंगे के ऊपर लगाने का काम किया। जब इस किस्म का प्रचार हुआ तो लोगों में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कि तिरंगे का अपमान हुआ है, जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे वो कहीं मायूस हो रहे थे। मेरे पास अनेक राजनीतिक दलों के लोगों के टेलीफोन आ रहे थे, कह रहे थे कि अब तेरे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, आंदोलन समाप्त हो जाएगा, आंदोलन बदनाम हो गया। जो लोग मुझे टेलीफोन करके इस किस्म की सलाह दे रहे थे, मैंने उनसे कहा कि अगर आप सही मायने में किसान के हितैषी हैं तो फिर आपको भी 27 तारीख को मेरे साथ चल करके इस्तीफा दे देना चाहिए। उन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और मैं लोगों के बीच में खुल करके कह करके आया था कि 26 को या तो किसान ये 3 काले कानून खत्म हो जाएंगे वरना इस्तीफा दे दूंगा। 27 तारीख को अपने किए हुए वायदे के मुताबिक जाकर के विधानसभा से स्पीकर को इस्तीफा सौंप करके किसानों के बीच में आकर के बैठ गए। उसके बाद एक षड्यंत्र और हुआ था, कैसे किसान आंदोलन कमजोर हो इलाहाबाद का चुनाव कराया गया और उस चुनाव के अंदर सारी पार्टियां एक हो गई थी। ये जो कांग्रेस वाले आज कह रहे हैं कि अभय सिंह तो वोट काटने के लिए चुनाव लड़वा रहे हैं,
इस किस्म का एक प्रचार कर रहे हैं। आप उन कांग्रेसियों से पूछना, जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, तुम्हारे नेता जाकर के मरे मन से उस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। कहीं इसलिए मजबूर होकर के जा रहे थे कि अगर इस आंदोलन में नहीं जाओगे, इनके पक्ष में बयान नहीं दोगे, तो लोग तुम्हें गांव में बढ़ने नहीं देंगे। उन्होंने मुझे तो वहाँ के इलाहाबाद के जितने भी किसान संगठन थे, जो खेती से जुड़े हुए लोग थे, 15 से 20 हजार लोग इकट्ठे हुए और वो इकट्ठे होकर के उन्होंने मुझे अपने बीच में बुलाया। मैंने उनसे कहा कि तुम जितने इकट्ठे हो रहे हो, तुम फैसला लो, किसी एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाओ और मैं सबसे पहले उसका समर्थन करूंगा। मैं उसके लिए घर घर जाऊंगा, जाकर के वोट मांगने का काम करूंगा। लेकिन सारे किसान संगठनों ने, हजारों लोगों ने फैसला लिया कि आपने किसानों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने का काम किया, आप चुनाव लड़ो, हम आपके चुनाव को जितवाने का काम करेंगे। मुझे जब उन्होंने इस बात के लिए कहा तो मैं उनकी बात को टाल नहीं सका, मैंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। कांग्रेस के नेताओं से किसान संगठनों ने जाकर के कहा था कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हो तो फिर कोई उम्मीदवार खड़ा करने के बजाय अभय सिंह का समर्थन करो। उन्होंने मेरा समर्थन करने की बजाय एक अपना कैंडिडेट खड़ा कर लिया और कैंडिडेट खड़ा करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब वोट मांगने गया तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, आया तो मैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने हूँ, लेकिन गोपाल कांडा मेरा मित्र है, मेरे मंत्रिमंडल में मेरे साथ मंत्री रहा है। सीधे तौर पे बीजेपी की तरफ इशारा करके गया था कि वोट इनके पक्ष में डाल दो। जहाँ कांग्रेस को 40 से 45 हजार वोट मिलता था, वहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई। जमानत जब्त इसलिए हुई कि उस कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी आखिर गांव में जाकर के कहना शुरू कर दिया था कि अभय सिंह के बजाय जहां मर्जी जिसको वोट दे दो। ना केवल मेरे खिलाफ ये इकट्ठे हुए, बल्कि आप लोगों ने तो सब हम अपनी आंख से जाकर के देखा था, 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया, 15-15 हजार रुपया वोट का दे करके भी मुझे हराने का प्रयास किया गया। मकसद केवल एक था कि अगर मैं चुनाव हार जाता तो फिर किसान आंदोलन में इस बात को लेकर के चर्चा होती कि आज किसान ने फिर ये फैसला कर लिया कि कानून बनाए हुए ठीक है। आखिर 11,000 वोट मुझे ज़्यादा दिए और जिताने का काम किया। ये जो कांग्रेस के लोग इस किस्म का प्रचार करेंगे कि हम तो जिसको अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे वो केवल वोट काटने के लिए आएगा, उनसे पूछना कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। नई पार्टी तो जेजेपी बनी थी, नई पार्टी आप पार्टी बनी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो वो पार्टी है जिसको चौधरी देवीलाल ने हरियाणा बनाने से पहले खड़ा कर दिया था। हरियाणा अलग प्रदेश बनने के बाद लगातार चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के लोगों ने लड़ाई लड़ी, अनेक बार इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाई, अनेक बार हरियाणा प्रदेश से 10-10 सांसद जिता करके पार्लियामेंट में ले जाने का काम करा। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो वो पार्टी है जिसने वीपी सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया और चौधरी देवीलाल को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया। ये लोग, क्योंकि आज इन लोगों की पोल खुल रही है, कांग्रेस भाजपा के साथ मिली हुई है, दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने उदाहरण है। आज कांग्रेस के 6 ऐसे उम्मीदवार हैं, 6 ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करी, बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। एक सांसद यहाँ से बीजेपी का था, बदले में कांग्रेस को एक सांसद इन्होंने भी सौंप दिया अपना। ये ब्रिजेंद्र दे दिया कि नहीं दे दिया कांग्रेस वालों को? इन्होंने 6 लड़ाए हैं। आप ये देखो, कुरुक्षेत्र में जो मेरे सामने लड़ रहा है 35 मिनट पहले तक कांग्रेस में था और उसको ईडी वालों को कहा कि इस नवीन जिंदल को लेकर के आओ। ईडी के अधिकारियों ने इसको फोन किया और कहा कि बीजेपी के मुख्यालय पे पहुंच जाओ, या तो वहां पहुंच जाओ
वरना तैयार हो जाओ, ईडी वाले आपके लिए आपके घर पहुंचने वाले हैं। ये तुरंत कार में बैठा और बैठ करके बीजेपी के मुख्यालय पे पहुंच गया। हेड ऑफिस पे जा करके कहने लगा मुझे पटका पहना दो। उन्होंने कहा पटका नहीं, ये टिकट भी ले जा करके चुनाव भी लड़। इसलिए आकर के चुनाव में खड़ा हो गया। आप देखो, हैरानी की बात है, 400 पार की बात करते हैं, कहते हमने 400 से ज़्यादा सीटें जीतनी है, कैंडिडेट है ही नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति इनके पास नहीं है जिसके ऊपर भाजपा इस बात का विश्वास करे। ना कुरुक्षेत्र में अपने कार्यकर्ता पे विश्वास किया, ना सरसा के लोकसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता पे विश्वास किया। बाहर से लाकर के उम्मीदवार उतारने का काम किया है। अशोक तंवर जी का तो बेचारों का हालत इस किस्म की रही है कि उसने तो कोई पार्टी मेरी ख्याल छोड़ी नहीं होगी, तो सारी पार्टियों में घूम आया। कांग्रेस में था, कांग्रेस से फिर अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी के बाद फिर उसने तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी की पार्टी, उसका अध्यक्ष बना। उसके बाद फिर आप पार्टी में चला गया। आप पार्टी में भी थारे यहाँ एक दिन आया था, मेरे ख्याल घूम के गया था, देख रहा था भी कोई तेरे को भी पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। और अब फिर आखिर बीजेपी में जा मिला। मुझे एक शादी में मिल गया था, मैंने उससे पूछा था बीजेपी में टिकट तो मिल जाएगी, कहने लगा नहीं मिलेगी तो किसी और के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाएंगे। उसका कहने का मकसद था कि अगर वहाँ ना मिले तो आप दे देना। मैंने कहा हमारे लिए टिकट इतनी सस्ती नहीं है, कहीं और जो और मार मका। मेरा कहने का मतलब है कि 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव है और उस चुनाव के अंदर नरवाना विधानसभा क्षेत्र की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। नरवाना विधानसभा क्षेत्र से मैं उम्मीद करूंगा कि 50,000 से भी ज़्यादा से उम्मीदवार हमारा जीत करके जाए। ये लड़ाई तो चौधरी देवीलाल हमेशा कहते थे, इस देश में दो वर्ग हैं, एक लुटेरा वर्ग है, एक कमेरा वर्ग है। कुरुक्षेत्र आपके साथ लगता हुआ इलाका है। मेरे सामने दोनों जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो कांग्रेस राव पार्टी का है चाहे बीजेपी का है, दोनों के दोनों लुटेरे वर्ग के हैं, है कि नहीं है? एक के लिए तो देश का प्रधानमंत्री खुद सन 2014 में कुरुक्षेत्र की धरती पे राजकुमार के लिए वोट जब मांगने आया था तो अपने भाषण में कहा था, आजकल सोशल मीडिया पे आम चल रही है वो खबर, उसने अपने भाषण में कहा था कि मैंने तिजोरियों के अंदर गहना देखा है, मैंने तिजोरियों के अंदर सोना और चांदी देखा है, लेकिन जिंदल की तिजोरी के अंदर तो कोयला है। और कह रहा था कोयला थोड़ा नहीं 40,000 करोड़ का है, तुम सरकार बना दो, मैं इस घोटाले की कोयले वाले की जांच कराऊंगा और इन जिंदल जैसे लोगों को जो देश को लूट रहे जेल की सलाखों के पीछे भेज दूंगा। जेल की सलाखों के पीछे तो नहीं भेजा, पटका पहना करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया और वॉशिंग मशीन में डाल करके जिसे चोर और लुटेरा कहता था उसको साहूकार बना करके निकाल लिया और निकाल करके कहा जाओ जा करके चुनाव लड़ो। अगर ऐसे लोग संसद में पहुंच गए जो देश को लूटने वाले हैं तो फिर इस देश का विकास होगा कि विनाश होगा? इस देश का विनाश होगा। ऐसा ही दूसरा है, वो सुशील गुप्ता भी मेरे खातिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है अभय सिंह तो मुझे हराने के लिए आया है। मैंने उससे पूछा तेरा नानका है कि यहाँ पे? मगा तेरी क्या रिश्तेदारी है हरियाणा में? मगा रहने वाला जींद के एक गांव का है, लेकिन कभी वहाँ रहा नहीं, एक दिन भी रहा, हमेशा दिल्ली में। मैंने कहा 5 वर्ष तक राज्यसभा का मेंबर रहा, तेने 5 वर्ष में हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 बड़े आंदोलन हुए। पहला आंदोलन हुआ था जाट आरक्षण आंदोलन, जिसमें 32 नौजवान मारे गए थे।
दूसरा आंदोलन हुआ था किसान आंदोलन, उसके अंदर 750 लोगों ने शहादत दी थी। मैंने पूछा कि कभी एक दिन भी आप इस आंदोलन का हिस्सा बने, कभी एक दिन आपने इनके लिए जाकर के कोई स्टेटमेंट दी? 5 वर्ष में राज्यसभा में कभी आपने कहा कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा के लोगों पे अत्याचार हो रहा है? तब चुप रहता था, बोलता नहीं था। अब आकर के कहता है मुझे वोट दो, जिताओ। कुरुक्षेत्र की जनता ने, मैं मिलकर के आया हूँ 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हूँ, फैसला ले लिया कि हम इनको अच्छी तरह से सबक सिखाने का काम करेंगे। मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि नरवाड़ा जो है, मेरे से पहले माजरा जी जैसे बता रहे थे, तो बांगर की राजधानी है कि नहीं है राजधानी बांगर की? यहाँ पे जो चौतरों पे फैसले होते हैं वो सबको मानने पड़ते हैं। आप लोग जहाँ यहाँ के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं, वहीं मेरे लिए भी समय निकाल के कलायत में जाना। इस हार के अंदर जिसको उम्मीदवार बनाए उसके लिए उचाना भी जाना। जाओगे उचाना भी? उचाना वाले भी तैयार बैठे हैं। उचाना वाला ने तो इंतजार कर रही है दुष्यंत कब ये ऐलान करे मैं लड़ूं, फिर मैं इनकी लड़क फड़क वेटन खातिर ऐसा ला करके खड़ी करूंगा, इनकी गांठ बंद देगा। ये जो उचाना के ठेकेदार बने फिरते हैं, इनकी तसल्ली कराने के लिए ऐसा उम्मीदवार दूंगा दोनों की तसल्ली करा देगा, दोनों के सरिये काट देगा। वहाँ उचाना वाले सरिये काट देंगे, यहाँ तुम काट दोगे कि नहीं काट दोगे इनका? बस तो यहाँ का चुनाव में जिसको भी उम्मीदवार बना करके पार्टी की तरफ से भेजे, या तो तुम बता दो किसने बनाऊं, और पार्टी पर छोड़ोगे तो ऐसा उम्मीदवार दूंगा जिसकी तुम सोच भी नहीं सकते, और सारे दिल खोल करके उसकी मदद करोगे। बस तो जिसको भी दूं उसको वोट भी देना, नोट भी देना, क्योंकि गरीब आदमी लड़ने वाला होगा, कोई अमीर नहीं आएगा तुम्हारे बीच में। तन मन धन से मदद करना, और नरवाड़ा से 50,000 वोटों से जिता करके भेज देना, ताकि पार्लियामेंट में तुम्हारा नुमाइंदा पहुंच जाए। और जब तुम्हारा नुमाइंदा पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा तो फिर साथियों मान के चलो, इस पार्लियामेंट के चुनाव के बाद जब असेंबली का चुनाव होगा तो 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश की सरकार में सत्तासीन हो जाएगी, तुम्हारा राज बढ़ जाएगा। अपना राज बनाने के लिए अब इस 2 महीने अब मेहनत करो, और फिर आने वाले समय में आगे जब चुनाव हो, उस चुनाव में जी जान से गोलियां लगा दो। मैं उम्मीद करूंगा कि नरवाड़ा अपनी बड़ी भूमिका निभाना काम करेंगे। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।